दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम यूपी पुलिस की भर्ती के लिए जो वैकेंसी आई हैं, बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, उसको लेकर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जीएस प्लस हिंदी इनके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ जो है उसको भी आपको जो है कहीं ना कहीं से तैयार करना होगा, क्योंकि 4 तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। तो जीएस में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत ये वाला सुमेलित है जो सुनील एम गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। और क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि सुनील गावस्कर एक ऐसे महान भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए, और सचिन तेंदुलकर के 2005 में उनसे आगे निकलने से पहले सबसे ज़्यादा टेस्ट की क्रिकेट में शतक बनाने वाले यही थे। इन्होंने 34 शतक बनाए थे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत सही बैठता है। इसके बाद यहाँ पर है जुलाई 2023 को लेकर भारतीय फुटबॉल टीम, जिस टीम को हम लोग कहते हैं ब्लू टाइगर, याद रखिएगा, ब्लू टाइगर्स भी लिख कर आए कहीं पर तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है। ये फुटबॉल टीम की बात हो रही है भारत की। तो ये लिखा है भारतीय फुटबॉल टीम ने फुटबॉल कौन सी टीम को हराकर 9वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF बंग बंधु चैंपियनशिप जीती है। तो वो किसको हराकर जीती है? वो इन्होंने हराया है कुवैत को। किसको हराया है? कुवैत को हराया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पर तीसरा प्रश्न है जो इसको पढ़ते हैं हम, यह है फूड सेफ्टी। इसके अंतर्गत एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन, ठीक है, 4 स्टार दिए हैं, ईट राइट स्टेशन के अंतर्गत प्रमाणन प्रदान किया है। तो इसका जो यहाँ पर उत्तर है इसके अंतर्गत आएगा भोपाल का रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का जो है प्रमाणन दिया गया है FSSAI के द्वारा। अगला यहाँ पर प्रश्न है चौथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो पुरस्कार है वो लोक प्रशासन से संबंधित है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके अंतर्गत उस भारतीय पहलवान का नाम बताना है जो डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाएगा। डोपिंग के अंतर्गत ये होता है कि आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आप जो हैं अलग तरह के ड्रग्स लेते हैं जो कि प्रतिबंधित होते हैं। जब पता चल जाता है तो आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, आप खेल नहीं पाते हैं जिस खेल से संबंधित होते हैं। और ये काम जो होता है ज़्यादातर ये जो पहलवान और इस तरह के जो वेट लिफ्टर्स होते हैं खिलाड़ी वो यूज़ करते हैं। तो इसके अंतर्गत है यहाँ पर सुमित मलिक। इसका उत्तर क्या होगा? सुमित मलिक बी। फिर है बोल्ड, यानी कि बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट के बारे में परियोजना हाल ही में भारत ने किस राज्य में शुरू की। तो ये जो है वो परियोजना जो है वो शुरू की गई है राजस्थान में। किस में शुरू की गई है? राजस्थान में। इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत क्यों है, क्योंकि ड्राउट का मतलब आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, सूखाग्रस्त क्षेत्र को कहते हैं। इसलिए किस उद्योगपति को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है रतन टाटा को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 8वां प्रश्न, भारत के पहले चंदन संग्रहालय का अनावरण किस शहर में किया गया। तो इसका अनावरण जो है वो किया गया है मैसूर में। ठीक है, मैसूर के अशोकपुरम में। अगर अशोकपुरम लिख के आ जाए तो भी आप इसको सही बताइएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर बताती चल रही हूँ, अशोकपुरम में किया गया है। और चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा संग्रहालय की ये स्थापना की गई है। ठीक है, और यह जो है तकनीकी जो है सहायता, पौधों की उपलब्धता, विपणन की सुविधाएं जितनी भी हैं, कीटों से नियंत्रण, इन सबको और चंदन के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ये सारी योजनाएं इसके अंतर्गत इनको पता चलेगा इस संग्रहालय में। फिर यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि ये पूरा दे रखा है, नागेश ट्रॉफी ग्रुप C मुकाबले में जहां केरल ने बिहार को 35 रन से हराया, प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मोहम्मद फरहान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, डी है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो इसके अंतर्गत है सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी जो संविधान सभा की उद्घाटन बैठक थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और सबसे पुराने सदस्य जो हैं
वो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को संविधान सभा यानी कि के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस समय चुना गया था। और निर्वाचन सभा में जो है 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी, इसको याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को, 9 फिर 10 को हुई थी, फिर 11 को 3 बैठक तो हुई थी। और फिर इसके बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ था, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी जो अध्यक्ष चुन लिया गया था, है ना, विधानसभा का। और HC मुखर्जी को जो है वो उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। इस तरह से पूरा हुआ था। तो 9 दिसंबर की बैठक के बारे में बात हो रही है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। 12 अक्टूबर भी लिख लेना यहाँ पर। और ठीक है, और ये इनका अध्यादेश जो था वो 28 सितंबर को जारी हुआ था। अध्यादेश पहले जारी होता है और बैठक जो आयोग है वो बाद में बनता है, तो इसलिए बता दे रही हूँ। 28 सितंबर 1993 को हुई थी। और इसके अंतर्गत ये जो पूरा जो आयोग है वो राष्ट्रीय NHRC पूरा इसके अंतर्गत दे रखा है और पूरा इसमें, ठीक है, इसलिए 1993 इसमें याद रखिएगा। अगला इसके अंतर्गत जो है 12वां क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की डॉक्टरेट थीसिस इस प्रकार है। उनकी थीसिस क्या का जो पूरा टॉपिक था वो क्या था? तो वो ये है, रुपए की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान। ये थीसिस के अंतर्गत उनकी डॉक्टरेट थीसिस का जो टॉपिक होता है वो था, जो PhD को लेकर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये PhD के अंतर्गत होता है। तो इसका D ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन से सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर हैं, ये पूछा जा रहा है। तो रेशम जो है प्राकृतिक फाइबर में आप पूछेंगे तो सबसे मजबूत माना जाता है रेशम। इसके बाद आ जाते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी पूछी है। तो जो प्रिटोरियो है वो इसकी प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ठीक है, 3 राजधानी है, और एक प्रिटोरियो है, एक ब्लूम फोंटेन है और एक केप टाउन है। केप टाउन तो आपने अक्सर सुनी होगी, है ना। तो इस तरह से इसमें ये पूरा इसके बारे में याद कर लीजिएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? 15वां क्वेश्चन है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, इनमें सुमेलित से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। फसल है और प्रजाति दे रखी है 16वां के अंतर्गत। तो इसमें गेहूँ शुष्क सम्राट जो है ये इसके अंतर्गत बिल्कुल सही सुमेलित है। और ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गेहूँ शुष्क सम्राट, ये जो शुष्क सम्राट दे रखा है तो ये गेहूँ की किस्म नहीं है, ये चावल की किस्म है। तभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसमें गेहूँ शुष्क सम्राट सुमेलित, सही सुमेलित के बारे में एकदम ये हो गया। तो सही सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं याद रखिएगा। तो ये चावल की है शुष्क सम्राट, ये गेहूं की नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलत दे रखा है। 17वां है यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? चीन के साथ भारत के राज्य की बात हो रही है, 17वां क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत जो होगा वो हिमाचल प्रदेश आता है। ये जो चीन के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें बांग्लादेश है। आपको पता ही होगा, जब आप भारत का नक्शा बनाना तो बीच में बांग्लादेश फंसा हुआ है पश्चिमी बंगाल के साथ, तो वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। फिर 19वां है यहाँ पर, और जो कितनी दूरी की करता है ये यहाँ पर नहीं बता रही हूँ मैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का थोड़ा डीप। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा ओवर पॉपुलेशन का परिणाम है, कौन सी बात? तो इसके अंतर्गत जो है वो जब हम भूमि और अन्य नवीकरणीय साधन अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जो है वो ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा परिणाम है, ठीक है, सबसे बड़ा परिणाम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविदों ने सबसे पहले जैव विविधता के हॉट स्पॉट की अवधारणा दी थी कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से होंगे? तो ये जो दी थी वो नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। किसने दी थी? नॉर्मन मेयर्स ने। इसके बाद यहाँ पर है, और कब दी थी ये? 1988 में दी थी, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद है 21वां, ये देखिए 23-24 के बजट को लेकर आ गया कि इनका फोकस यूपी वालों का किस पर है।
तो सबसे ज़्यादा इनका फोकस जो है युवा और महिलाओं पे भी है, किसानों पर भी है और आधारभूत संरचना पे भी है। तो उपरोक्त में से सभी, ये सभी इसका उत्तर होगा। इसके बाद 22वां आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में खुरमुख पाक जो पक जाते हैं जानवरों के, उसके तहत जिस रोग के नियंत्रण को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसको कब तक खत्म करने का इनका लक्ष्य है, तो इनका 2030 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य। खुरपका और मुखपका नहीं हो जाता जानवरों को, उसको लेकर। 23 का सी है उत्तर, ये जो है ट्विटर है। अब क्यों है? क्योंकि आत्महत्या को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने देयर इज़ हेल्प नाम का एक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है, तो ये ट्विटर पे हुआ है। ठीक है, ट्विटर को अब एक्स कहने लगे हैं, ये भी याद रखिएगा। एक्स लिख कर आ जाए तो भी आंसर आपका ठीक होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देयर इज़ हेल्प, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए देखते ही मैं समझ गई थी कि ट्विटर पे है, यानी कि एक्स पर। 24वां है यहाँ पर, किस देश ने सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो 24 के अंतर्गत ये तुर्की ने दी है। किसने दी है? तुर्की ने। 25वां है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भारतीय सुधार अधिनियम 1950 में क्या क्या शामिल है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत जो है वो पूरा जो है 9वीं अनुसूची, ये किस में शामिल है ये पूछा है, तो ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौ हत्या को लेकर। तो ये 1955 में पारित किया गया था। और इसको यह है कि जो गौ हत्या को रोकना था, पशुपालन को बढ़ावा देना था, गौ सेवा को उसको बढ़ावा देना था। गौ सेवा वर्ष जो है वो 1999 को माना जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसके बाद यहाँ पर है 27वां कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के तहत मौलिक अधिकार जो है वो किस पर आधारित है? तो 27वां, ये जो शुरू के हैं वो आपको पता ही है, समता का अधिकार के अंतर्गत है। आपने पढ़ा ही होगा, पूरे 5 पार्ट में बटे हुए हैं ना, समता का अधिकार। और फिर इसके साथ साथ सारे अधिकार जो हैं बाइफरकेट करे हुए हैं, बाइफरकेट नहीं मतलब बटे हुए हैं। बाइफरकेट का मतलब तो 2 भागों में बटना होता है, फिलहाल 5 भागों में ये बटे हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 27वें का समता के अधिकार के अंतर्गत है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 28वां क्वेश्चन। ये पूरा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। अब मौलिक अधिकार देखो, 14 भी है, 19 भी है, 32 ये 28वें के अंतर्गत। अब 32 और इसके बाद अब आप बताइए, ये 51 जो है, 51A, ये आएगा क्या मौलिक अधिकार में? है ही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार कितने नंबर से, यानी कि 12 से 35 तक होते हैं। वो 12 से 35 तक ही तो है अनुच्छेद, 12 से 35। 35 के बाहर है 51, तो 51A। 51A क्या है? ये हमारे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 51A जो हैं वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बाद में जोड़े गए थे, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसलिए इनके आगे AB जिसके आगे लगा रहता है वो ज़्यादातर बाद में जोड़े हुए होते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, 29वां यहाँ पर उत्तर है। और इसके अंतर्गत जो है वो समाजवादी व्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? समाजवादी व्यवस्था। इसके बाद कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का नुकसान है? कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का नुकसान है? तो अविश्वसनीय जो आपूर्ति रहेगी वो नवीकरणीय ऊर्जा का नुकसान रहेगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा बिजली के स्रोतों के लिए मौसम पर निर्भर रहती है। बांधों को भरने के लिए हाइड्रो जनरेटर को बारिश की भी ज़रूरत होती है, बिजली मिलती है ना। और ब्लेड को घुमाने के लिए पवन टरबाइनों को हवा की आवश्यकता होती है। सौर संग्राहकों को साफ आसमान और धूप की ज़रूरत होती है ना। तो जो अविश्वसनीय आपूर्ति है ये नुकसान करेगी नवीकरणीय ऊर्जा को, यानी कि आप जो है आपको जो आप ये इस तरह को लेकर। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 31वां कि किस देश में कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस देश से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राज़ील से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती। 32वां क्वेश्चन है कौन सा द्वीप जापान का नहीं है? तो जापान के सारे द्वीप का सीक्वेंस वो पढ़ लीजिएगा, आता है। तो जापान का जो है शिंकाकू द्वीप नहीं है, जबकि होक्काइडो और इसके साथ साथ होन्शू, इसके साथ साथ शिकोकू, और शिकोकू के साथ साथ एक क्यूशू भी होता है। ठीक है, क्यूशू, ये 4 इसके होते हैं
चार द्वीप हैं, जापान 4 द्वीपों से मिलके बना है। सिनकाउ जो है वो वियतनाम के कब्जे का एक द्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा, वियतनाम के कब्जे का एक द्वीप है। और 7वां सबसे बड़ा स्पैटरली द्वीप भी इसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई थी। तो 33वें के अंतर्गत इसमें आएगा अरविंदो घोष के अंतर्गत के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये है सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना इसकी कब की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी और 12 जून 1905 को हुई थी, ठीक है। जितना मुझे याद आता जा रहा है मैं आपको बताती चल रही हूँ। 35वां है AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस IIT के द्वारा की गई। तो इसके अंतर्गत है IIT मद्रास के द्वारा की गई। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो कपिल देव ने लिखी है ये पुस्तक पूरी, ठीक है। इसके बाद 37वां है कि किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है। तो ये 37वां है। इसके अंतर्गत ये जो लिखी है वो पुस्तक लिखी हुई है 37वें में अनिल दत्ता के द्वारा। किसने लिखी है, भारतीय मूल की, ये जो है एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट और कैंसर शोधकर्ता हैं, याद रखिएगा, ये इंडिया में नहीं रहती, भारतीय मूल की हैं। ये है 38वां प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष कब किस वर्ष कलाकारों को प्रदान किया जाता है ना। तो ये 38वें के अंतर्गत इसमें यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसके अंतर्गत यहाँ पर है ये 1952 के अंतर्गत ये प्रदान किया जाता है। इसके बाद जनरल हिंदी आ जाते हैं। आँखों के सामने जो घटित घटना में विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो एक शब्द पूछा है आँखों के सामने, तो प्रत्यक्ष हुआ, इसका उत्तर क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। 29 में यही तो होगा, इस 39 में। इसके बाद 40वां है ना, आँखों के सामने जो सामने होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता कहते नहीं, ये भी है। दिए गए वाक्य में सार्थक शब्द याद कीजिए। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे अपव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला, है ना। मितव्ययी, जो बिल्कुल लिमिटेड खर्च करे। कानन कुसुम किसकी रचना है, तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा। 1913 में इसका प्रथम संस्करण आया था और ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है, इनकी कविताएं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसके जो कलाकार हैं रानी केतकी की कहानी के इंशा अल्लाह खां हैं और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये उर्दू कवि और हिंदी कवि दोनों कवि थे, ठीक है। और ये जो है लखनऊ और दिल्ली दोनों दरबारों में कविताएं करते थे। इसके बाद ये पूरा यहाँ पर दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में विपिन का समानार्थी बताइए। तो विपिन माने क्या होता है भाई, 43 के अंतर्गत विपिन का जो अर्थ होता है कानन का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जंगल का उसमें समानार्थी पूछा है तो कानन हो जाएगा, है ना, कानन माने जंगल विपिन का। फिर है यहाँ पर दिए गए रिजु माने क्या होता है, सीधा, इसका विलोम बताना है तो रिजु का वक्र होगा, है ना, वक्र माने घुमावदार होता है, तो 44 का वी हो जाएगा। इसके बाद दिए गए विकल्पों में हर्ष का विलोम कौन सा होगा, हर्ष माने खुशी होती है और विषाद माने दुख होता है। विदुषी का पुल्लिंग पूछा है 46 में, तो विदुषी का होता है विद्वान, विदुषी माने होता है विद्वान महिलाएं जो होती हैं, विद्वान माने होता है पुरुष जो विद्वान होते हैं। 47 में जो होते हैं इसके अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले लेखक कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुमित्रानंदन पंत थे। ये कौन थे, सुमित्रानंदन पंत, और ये भारतीय कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि, इनकी आपने काफ़ी कविताएं भी पढ़ी होंगी। तो इन्हें जो पुरस्कार मिला था पूरा, कुछ पुरस्कार इन्हें से पद्म भूषण भी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था इन्हें 1968 में मिला था, ठीक है। और जो पद्म भूषण मिला था वो 1961 में मिला था। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये 48वां क्वेश्चन है, दुबई कितना सुंदर देश है। तो सुंदरता के अंतर्गत ये क्या है, तो ये विधेय विशेषण है। इसके बाद है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 49। तो आपको पता है सम, संस्कार में सम का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। ये बड़े उपसर्ग वाले बड़े वैसे होते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा सम का प्रयोग हुआ है, सन का मत कहिएगा। संस्कार जो बिंदी होती है हमेशा माँ का साउंड देती है। इसके बाद खूंटी शब्द में खूंटी का बहुवचन क्या होगा, तो खूंटी का बहुवचन जो होगा वो खूंटियाँ होगा, सी सही है। निर्धर में कौन सी संधि है,
तो निर्धन के अकॉर्डिंग इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। निहि धन लिखा जाता है इसे, निहि प्लस धन, विसर्ग आ गए यहाँ पर, तो ये निर्धन बन जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है, 52वां देखिए, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, लाठी और उसका भैंस का संबंध बताया जा रहा है। 53 से 57 तक इस पैराग्राफ के अंतर्गत है, मैं आपको ये पैराग्राफ आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। पराक्रम शब्द में जो है उपसर्ग क्या लगा है, तो इसमें परा लगा है, फिर क्रम। इसके बाद गद्यांश का शीर्षक कौन सा है 54 के अंतर्गत, तो इसमें मनुष्यता की प्राप्ति, ये इसका बी इसके शीर्षक होना चाहिए। 55वां पूछा है कि पाताल का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो पाताल 55 पाताल का होगा पर्यायवाची पूछा है, ऑपोजिट नहीं, तो नागलोक इसके अंतर्गत यहाँ पर इसका पर्यायवाची होगा। फिर लिखा है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है, तो 56वें में जब वह मिथ्या धम्भ से भर जाता है। मिथ्या धम्भ से अगर भर जाएगा, यानी कि उसके मन में गलत बातें भर जाएंगी, तो वो पशुता की ओर लौटता है, ये सब बातें उसके दिमाग में आती हैं। 57वां है गद्यांश के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है 57 में, तो यहाँ पर ये डी वाला सही है। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि होती है, ठीक है, क्योंकि पशुता सबके अंदर है, अच्छाई और बुराई तो सभी के अंदर है, ये चीज़ है। 58वां जो है वो है कि दिए गए सही यहाँ पर जो शब्द युग्म है उसको चुनना है। जैसे अगम, आगम दिया है, अगम क्या दिया है आगम, तो इसके अंतर्गत दुर्लभ का उत्पत्ति ये होगा, और सब यहाँ पर जो हैं सही पूछा है ना, तो और सब यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ठीक है, ये 58 के अंतर्गत। जबकि आगम का जैसे ये लिखा है ना, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, ठीक है, ये इससे मिला है, अगम आगम से मतलब पूछा है इसमें, तो अगम माने होता है दुर्लभ, आगम माने होता है उत्पत्ति, तो इस शब्द युग्म का अर्थ बताना है किस में मिलता है, ये यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो इसके अंतर्गत 59 में जो है संबंध बोधक अव्यय है, कौन सा है, संबंध बोधक, संबंध बता रहा है धन का और व्यवसाय का। 60-61 जो है इनमें अलंकार पूछे गए हैं। तापस बालासी गंगाकूल, तापस बालासी गंगाकूल, तो ये उपमा अलंकार है ना, गंगाकूल, इसमें उपमा की जा रही है इसके अकॉर्डिंग। 61वां जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होएं, 61 है ना, 61वां ये इस तरह से बोला है यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत ये जो है वो विरोधाभास है, श्याम और उज्ज्वल इन दोनों का विरोधाभास इसमें दिखाया जा रहा है, बी है। इसमें कौन सा तत्सम पूछा है, तत्सम और तद्भव, तो गोधूम जो है वो तत्सम है, क्यों है तत्सम, क्योंकि गोधूम किसका, गेहूँ तद्भव होता है, उसको गोधूम बोलते हैं, तो ये इसका 63वां है। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। 62वां है तो मैंने खाना बनाया है, मैंने खाना बनाया है 63वें के अंतर्गत, ये आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। इसके बाद है 64वां, चौराहा में कौन सा समास है, तो इसमें आप बता ही देंगे, चौराहा में जब यहाँ गिनती आ रही है 4 तो ये द्विगु समास है, ये बता देंगे। फिर कौन सा शब्द विदेशज है, तो इसमें सूप जो है वो विदेशज है, ये फ्रेंच शब्द है, सूप कैसा है, फ्रेंच शब्द है। इसके बाद विदेशी भाषा में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशज कहते हैं। तनु का पर्यायवाची पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो तनु का पर्यायवाची, तनु माने होता है शरीर, तो ए होगा, तनु का पर्यायवाची ए है। कपाट ओटना का मतलब कपास ओटना है, कपास ओटना का मतलब होता है सांसारिक काम धंधों में हमेशा लगे रहना, कहते नहीं कब तक कपास ओटोगे, ईश्वर को अब ध्यान करो, तो ये चीज़ है, इसका अर्थ ये है। इसके बाद यहाँ पर ये 69 है, कौन सा वार्णिक छंद है, तो वार्णिक छंद सवैया, सी जो है सवैया जो होता है वो वार्णिक छंद होता है। ओर का ओर हो जाना, ओर का ओर हो जाने मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर पूछ रहे हैं 70वां, तो इसके अंतर्गत बदल जाना, ओर का ओर हो जाना, बदल जाना, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर 71वां, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, 71वें के अंतर्गत, तो जो उच्चतर है वो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ठीक है, देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर
अगला है यहाँ पर ये 72वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में व्याकरण दोष नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो सेठ ने एक धर्मशाला बनवाई, ये बिल्कुल सही है, और आप और सब पढ़ेंगे उनमें कुछ ना कुछ गलती है। इसके 73वां है, 73वें में जो है इसके अंतर्गत कौन सा वाक्य व्याकरण रूप से शुद्ध वाक्य है। देश में अराजकता बढ़ गई, ये बिल्कुल सही है, डी 73वां। 74वां है अपेक्षा का अनेकार्थी शब्द समूह जो है वो क्या होगा। 74वां क्या पूछ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत इसमें अपेक्षा माने इच्छा होती है, आवश्यकता होती है और आशा होती है, तो डी इसका उत्तर यहाँ पर होगा, सही है। फिर 75वां है हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य में कर्मवाच्य के रूप में क्या होगा ये, ठीक है, तो ये होगा हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये कर्मवाच्य के रूप में होगा। तो ये पूरे मैंने आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन बताए हैं, 75 जो हैं जीएस के और हिंदी के, ठीक है, और कोशिश की है कि काफ़ी कुछ इसकी जानकारी दे पाऊँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।